तो आज के करंट अफेयर्स 25 जून 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है जगन्नाथ टेम्पल पुरी का। ठीक है, पुरी कहां पड़ता है? ओडिशा में। ओडिशा। तो ओडिशा में आपका ये टेम्पल है और बहुत ही मशहूर टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल। हर साल एक, देखो फिर से इंग्लिश में वर्ड कैसे लिए जाते हैं इंडियन लैंग्वेज से। जैसे मैंने एक पहले बताया था, ठग वर्ड ठग बन गया है, तो ठग लाइफ है, तो एक्चुअली ठग है। एक इंग्लिश में और वर्ड सुना होगा, जैगरनॉट। क्या मतलब होता है इसका? जैगरनॉट जो वर्ड आया ना, वो जगन्नाथ से आया। ठीक है, तो बेसिकली जगन्नाथ जो भगवान की मीत थी, उसी से जैगरनॉट वो वर्ड बना है। ठीक है, ये जो टेम्पल है ये बहुत फेमस है, एक तो हिंदू कल्चर में भी, और दूसरा इस टेम्पल की सिग्निफिकेंस क्या है कि वैसे जहां पे भी तुम टेम्पल्स में मूर्तियां देखते हो वो यहाँ किसी मेटल से बनी होती हैं या स्टोन से बनी होती हैं। ये टेम्पल है जहां पे मूर्तियां वुड से बनी हुई हैं, लकड़ से बनती हैं। ठीक है, हर साल यहाँ पे बहुत ही मशहूर रथ यात्रा ये मूर्तियों की निकाली जाती है। ठीक है, हर 10-12 साल बाद ये जो मूर्तियां होती हैं लकड़ की, इन्हें चेंज भी किया जाता है, ताकि लकड़ पुरानी हो जाती है, हर 10-12 साल बाद मूर्तियां बदली भी जाती है। तो ये अपने आप में इसलिए, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के 4 धाम में से एक जगह है। 4 धाम कौन से हैं? वो छोटा 4 धाम, एक केदारनाथ, काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, काशी और द्वारका। अच्छा केदारनाथ, हाँ बद्रीनाथ नहीं आता, केदारनाथ आता है। बद्रीनाथ आता है सर। बद्रीनाथ आता है, एक इनमें से एक टेम्पल है। रामेश्वरम, बद्रीनाथ, द्वारका और सर ये पूरी। रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है, द्वारका गुजरात, जगन्नाथ आपका ओडिशा, और ऊपर उत्तराखंड में बद्रीनाथ। तो आपके 4 धाम, एक्चुअली इसलिए इसे 4 धाम बोला जाता है क्योंकि ये इंडिया के अंदर 4 कोने बन जाते हैं। एक साइड गुजरात आ गया, एक साइड उड़ीसा, एक साइड उत्तराखंड और एक साइड तमिलनाडु। जिस आप जो यमुनोत्री गंगोत्री कह रहे थे वो है छोटा 4 धाम, वो आपके उत्तराखंड के अंदर अंदर ही है सारा। ये है जो एक्चुअल 4 धाम। तो बेसिकली जो लोग पिलग्रिमेज पे जाते हैं उनके लिए ये चीज वो है कि सुना ही होगा कि पिलग्रिमेज में ये चीज मानी जाती है। ठीक है, जैसे इस्लाम में आपके हज पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ हिंदुइज्म में 4 धाम की यात्रा। तो 4 धाम एक्चुअली इंडिया के 4 धाम, ऐसे नहीं सिर्फ उत्तराखंड घूम के आगे 4 धाम हो गया। एक्चुअल जो रिलीजन हिंदुइज्म में कहता है वो ये है कि 4 कोने इंडिया के, वो भी पैदल अगर एक्चुअली करना है। ठीक है, जो एंशिएंट मिडीवल टाइम पे लोग करते थे, पर उनके पास कोई गाड़ियां भी नहीं थी तो ऑब्वियसली ऑप्शन भी नहीं था। ठीक है, अब तो ये पूरा एज अ गवर्नमेंट की तरफ से सर्किट भी बन गए कि ट्रेन्स भी चलती हैं और फ्लाइट्स भी चलती हैं, हर चीज की फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, तो 4 धाम आसान कर दी गई है। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करना लाइफ में इजी कर दिया गया। ठीक है, हाउ टू गेट मोक्ष इन 72 आवर्स। नहीं, जरूरी नहीं है दुनिया छोड़नी है। मोक्ष का मतलब है शांति प्राप्त करने के लिए एक के बाद एक फ्लाइट पकड़ते रहो, 48 आवर्स में भी हो जाएगी शायद। तो YouTube पे ऐसी वीडियोस डाली होती हैं, एक मैंने वो भी देखी थी यूपीएससी की, कंप्लीट द सिलेबस इन 15 आवर्स, 15 घंटे में यूपीएससी की तैयारी। तो
कोई चमत्कार ही होता होगा या हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा तो ये बस क्लिक बेट के लिए होती है कि बस लोग वीडियो देख ले, व्यू आ जाए, बस उससे पैसे कमा लेंगे। एंड में यही बोल देते हैं कि देखो डिटेल में तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पर 15 घंटे में ही ऊपर ऊपर से ऐसे देख सकते हो कि क्या होने वाला है तो वो वीडियो बनाने वाले ही जानता है, वो तो एंड में बता ही देगा वो कि देखो ये वैसे पॉसिबल कम है हाँ, पर वीडियो देखने के लिए थैंक यू ठीक है, उसके अंदर 5 ऐड घुसाई होंगी 5 मिनट के अंदर। चलो आगे, अभी तक देखो वैसे इंडिया के अंदर जो मॉनसून आता है वो 1 जून को आ जाता है, ठीक है, 1 जून से भी पहले अराउंड 26 मई के करीब इंडिया को मॉनसून सबसे पहले टच करता है। कहां आता है सबसे पहले मॉनसून? अंडमान एंड निकोबार, सबसे पहले हमारे आइलैंड्स पे आ जाता है, लक्षद्वीप और अंडमान दोनों पे आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले वहां पे आपका मतलब सबसे पहले अंडमान पे आता है, लक्षद्वीप को ऑलमोस्ट 28 के करीब लक्षद्वीप आ जाता है, और 1 जून को केरला जो मेनलैंड इंडिया है उस पे पहुंचता है, और केरला से शुरू होता है धीरे धीरे मानसून आगे एडवांस करना। इसे जो अब मानसून आता है इस मानसून को कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून या समर मानसून, इंडिया में 2 मानसून आते हैं, समर और विंटर मानसून, ठीक है। ये समर मानसून इंडिया के लिए ज्यादा जरूरी है जिसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, क्योंकि यही ज्यादातर इंडिया में यही बारिश करवाता है। जो विंटर मानसून है वो सिर्फ आपके पुडुचेरी, कुछ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट के एरिया में बारिश कराता है, ठीक है। अंडमान को तब भी बारिश मिलती है, अंडमान तभी एवरग्रीन जंगलों से भरा पड़ा है, वहां बारिश की कोई कमी नहीं है। तो आपके नॉर्थ ईस्ट, इसलिए ये बेल्ट ज्यादा ग्रीन है, ठीक है। तो अभी जो मानसून है, ये जो साउथ वेस्ट मानसून है, इसकी प्रेडिक्शन ये है कि ये पूरे जून इतना स्ट्रांग नहीं गया, इतनी ज्यादा बारिशें नहीं हुई हमारे एरिया में। तो खैर अगर तुम्हें लग रहा है बारिशें कम हुई हैं, तो हमारे तो वैसे ही बारिशें कम होनी थी, क्योंकि हमारा जो मानसून है वो तो आता ही 15 जुलाई के बाद है, तो अभी भी दिन पड़े हैं मानसून एक्चुअली आने को। हाँ, तो क्लाइमेट इफेक्ट तो है ही, हर साल मानसून आगे पीछे होता रहता है। क्लाइमेट चेंज क्या है कि जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो अर्थ के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं, उसके कारण आपके मानसून की डेट्स आगे पीछे होती रहती है, पर अप्रोक्सीमेटली आपका मानसून तब भी आसपास इन्हीं के दिनों में, मतलब इस बार 1 जून की जगह 28 मई को आ गया था, तो 2 दिन का फर्क पड़ा है। पर अब मानसून पूरे जून में वीक रहा है, मानसून ने पूरे इंडिया में कोई खास बारिश अभी तक नहीं करवाई, पर अब जुलाई में ये प्रेडिक्शन है कि जुलाई शुरू होते ही इंडिया को काफी बारिश आने वाली है। तो अब जुलाई में तुम खबरें पढ़ोगे, फ्लडिंग हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, अब सारा का सारा मानसून का प्रेशर जुलाई में क्रिएट हुआ, तो जुलाई में अब काफी बारिश होने वाली है। और हमें तो खैर मिलनी ही जुलाई में होती है, क्योंकि सारे इंडिया में ऑलमोस्ट मानसून एक बार ही आ चुका है, सिर्फ ये इनमें सबसे एंड में आता होता मानसून, ये 4 जगहों पे, मतलब हिमालयस भी आ जाते हैं आगे, पर अभी कवरेज में सिर्फ ये 4, ठीक है। इसका जो मैप बनता है वो इंडिया में ऐसा बनता है, कौन सी डेट को, ये देखो ये जो मैप है ना आपके नोट्स में, ये एक तरह से ये स्पेसिफाई करता है किस डेट को कब मानसून आता है। ये जो लाइन है ना, इस लाइन का मतलब होगा कि इस लाइन से पहले पहले इस डेट को आ चुका है, यानी कि ये बीच में मैं कवर करूं 10 से 15 में, ये 2 लाइनें है ना, इसका मतलब है इसके बीच, इनकी तारीख के बीच बीच यहाँ पे मानसून आ गया होगा, और इसी तरीके से मूव करता है, यानी कि 15 जून तक आपके मानसून धीरे धीरे जो आगे बढ़ रहा है वो यहां तक बढ़ जाएगा, फिर और आगे पूरा इंडिया कवर करते करते इसे 8 जुलाई आते आते 15 जुलाई भी हो जाते होते हैं, ठीक है। तो इस टाइम ये थोड़ा स्लो चल रहा था, ठीक है, ये देखो थोड़ी सी लाइन पीछे, इसमें थोड़ा स्लो हुआ है, तो शायद 15 मतलब यहां तक तो जल्दी आ गया, इसके बाद से अब स्लो हो गया जब से लैंड को एंटर किया।
तो 15 जुलाई के आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपके नॉर्दर्न एरिया मतलब सारे इंडिया को जो कवर कर लेगा वो 15 जुलाई तक कर लेगा। उसके बाद इंडिया में बारिशें शुरू होंगी ज्यादातर इंडिया में, और बारिशों के साथ कई स्टेट्स जैसे बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, इन सारी स्टेट्स में फ्लडिंग के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। केरला, पिछले 2 साल से लगातार फ्लड्स आ रहे हैं केरला में। 2 साल पहले तो काफी ज्यादा फ्लड आए थे। ठीक है, तो ये सारा इसके साथ। एक आज करंट अफेयर आया है और बहुत सालों बाद आया है ये, INS कदंबा। ये है क्या? देखो, आपके ना नेवी को ऑपरेट करने के लिए कुछ मेन बेसिस की जरूरत होती है, जो लार्ज स्केल बेसिस होते हैं, जहां पे आपकी बहुत सारी नेवी शिप्स, उनकी रिपेयर्स, आर्सनल, हर चीज रखी जा सके। ठीक है, ये लार्ज स्केल बेसिस और भी होते हैं, पर कई जगहों पे लार्ज बेसिस की भी जरूरत होती है। कंट्री में 2-3 होने चाहिए। तो हमारे जो पहले एग्जिस्टिंग जो लार्ज स्केल बेसिस है इंडिया के 2 साइड पे, एक आपने इस साइड पे इंडिया का मेन बेस कौन सा, ईस्टर्न सी बोर्ड पे, नाम सुना होगा तुमने? हाँ जी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, वाइजैक जिसे कह देते हैं। ठीक है, जो विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, वो नेवी का बहुत बड़ा वहां पे स्टेशन है। ठीक है, दूसरी साइड पे जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टेशन था ना, वो मुंबई था। पर मुंबई के साथ प्रॉब्लम क्या है? मुंबई टारगेट रेंज में पड़ता है पाकिस्तान की, तो इस कारण वहां पे उसे देखो, कहीं से तुमने अटैक लॉन्च करना है तो तुम्हें उसकी ये सबसे पहले ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि इसके ऊपर ये अटैक हो जाएगा। तो तुम्हें एग्रेसिव अगर स्टैंड लेना है तो थोड़ा सा डिफेंस में पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि सारी वेपनरी वहीं पे रखोगे ना। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव बेस अब कर्नाटका में बनाया जा रहा है, थोड़ा सा नीचे। वो बेस का नाम है कदंबा, INS कदंबा। ये एक नेवी का बेस है, ठीक है, जो कारवार कर्नाटका में लोकेटेड है। तो ये एक बहुत बड़े स्केल पे इस बेस को, ये पुराना बेस है, इसे अपग्रेड किया जा रहा है, इसे बहुत बड़े स्केल पे लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बनाया जा रहा है इसके ऊपर, ताकि यहाँ पे आपकी नेवी अपना वेस्टर्न, आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न 2 साइड होगी ना, वेस्टर्न बॉर्डर अपने मतलब वेस्टर्न अपना फ्रंटियर चेंज कर सके, ताकि पाकिस्तान की स्ट्राइक रेंज से थोड़ा दूर तो हो। ऐसा नहीं है कि कर्नाटका स्ट्राइक रेंज में नहीं है, पर पोटेंशियल मुंबई तो बिल्कुल ही साथ लग जाता है, तो वहां पे खतरा बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे जब आपकी 65 और 71 की भी वॉर्स हुई थी, एयर फोर्स की बात करते हैं, इन वॉर्स में, चलो 65 में तो इतना इन्वॉल्वमेंट कम हुई थी, आपकी 71 की वॉर में ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले एयर रेड्स ही करनी शुरू कर दी थी इस साइड पे। तो आपके जितने भी एयर फोर्स बेसिस बिल्कुल राजस्थान की और पंजाब की बॉर्डर पे थे ना, यहाँ पे सबसे पहले अटैक्स होने शुरू हुए थे, क्योंकि जितना तुम बॉर्डर के पास होगे उतना तुम्हारे ऊपर बॉम्बिंग के चांसेस भी ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिस पे वहां अटैक हुए थे, इस कारण थोड़ा डिस्टेंस बना के रखा जाता है। इसलिए जो तुम्हारे रफाइल्स भी रखे गए हैं वो बिल्कुल बॉर्डर पे नहीं रखे गए, क्योंकि अगर वहां से कोई भी इंट्रूजन प्रिडिक्ट होती है तो इन्हें लॉन्च किया जा सके उतना टाइम, इन्हीं के ऊपर ना बॉम्ब गिरे, क्योंकि पार्क्ड जब तक एक एयरक्राफ्ट है ऑब्वियसली वो किसी वैल्यू का नहीं है, वो जमीन पे कुछ नहीं कर सकता, उसे एयर में होना जरूरी है। इसीलिए आपके अंबाला को एज अ मेजर एयरफोर्स स्टेशन बनाया गया। ठीक है, हुए अटैक अंबाला पे भी हुए थे, पर टाइम लगता है अंबाला तक आने के लिए, तो तुम प्रिपेयर कर सकते हो चीजों को पहले, वो डेप्थ मिल जाती है ना तुम्हें। हाँ, पठानकोट के तभी क्या कहते हैं, पठानकोट बॉर्डर पे है ना, वो तो चलो वो तो टेररिस्ट अटैक था, पर मैं वैसे कह रहा हूँ टेररिस्ट तो कहीं पे भी देखो अटैक कर सकते हैं, टेररिस्ट का क्या, वो तो लोन वुल्फ अटैक होते हैं। क्या नहीं, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसकी बात कर रहे हो? हाँ, नहीं तो बॉर्डर पे और भी जगह पे है, तो अमृतसर में भी है। ठीक है,
हाँ हाँ एक इंडिया की डॉक्ट्रिन है, चलो डिफेंस की बात करनी है, जिसे कहते हैं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। ऐसा नहीं है कि हम बॉर्डर के पास बेसिस इंप्रूव करते ही नहीं है, क्योंकि अटैक करना पड़ा इतनी दूर से थोड़ी मूवमेंट करोगे। आर्मी की एयर फोर्स जो है, आप फाइटर जेट की स्पीड देखो, आप टैंक थोड़ी आपकी उतनी तेजी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, एक इंडिया की डॉक्ट्रिन है जिसे कहते हैं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। इस चीज का एहसास हुआ था इंडिया को, जो तुम बात कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे पीछे पीछे बेसिस बनाते रहो, आगे बनाना ही नहीं, आगे बहुत जरूरी होते हैं बेसिस। वो क्यों जरूरी होते हैं? इंडिया की डॉक्ट्रिन है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। हमने यही 65 और 71 की वॉर में एक चीज का एहसास किया, और एक्चुअली जब आपके मुंबई अटैक भी हुए ना, ये उसके बाद कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन बनी है। तो लॉन्ग टर्म सारी वॉर स्टडी की गई। जब मुंबई अटैक हुए ना, एक बारी इंडिया वॉर पे जाने को भी तैयार हो गया था। तो एक बारी इंडिया की गवर्नमेंट में ये सिनेरियो भी बनने लगा था कि वॉर डिक्लेयर करते हैं। पर अब प्रॉब्लम क्या थी जब ये वॉर डिक्लेयर करने की, अब क्योंकि डिफेंस की बहुत सारी ये रिपोर्ट्स पब्लिक में रिलीज हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल वॉर पे जाने को तैयार थी पाकिस्तान के साथ, कि सबक सिखाना जरूरी है। पर एक वॉर में सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि सरप्राइज और सडन अटैक हो। ठीक है, जिसे मास्टर किया था अपने टाइम पे हिटलर ने। एक वर्ड यूज किया जाता है ब्लिट्जक्रीग, ये हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये वर्ल्ड वॉर 1 में हिटलर क्या करता था? हिटलर टाइम नहीं देता था दुश्मन को संभलने का, सारी फोर्स एक साथ ही घुस जाती थी उनकी टेरिटरी। कहीं पे एयरफोर्स अटैक कर रही है, कहीं पे टैंक की रेजिमेंट्स भेजी हुई है, कहीं पे कोई सब आर्मर्ड बटालियन मतलब जो है रेजिमेंट्स, उन सबको भेजा हुआ है। और आपकी अल्टीमेटली यही चीजें आपकी विक्ट्री लेके आती थी हिटलर के लिए। इसे कहते थे ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी। ये उसके बाद बहुत पॉपुलर हुई। ये एक बेसिक फिलॉसफी के ऊपर बनी हुई है कि तुम वॉर तभी जीत सकते हो अगर तुम्हारे पास एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, कि तुम सडनली कोई चीज कर दो। अब हुआ क्या, 26/11 के बाद हमने मूवमेंट करनी शुरू कर दी। एक बार आर्मी की मूवमेंट होनी शुरू हो गई थी, पर वो मूवमेंट इतनी स्लो थी कि होने में ही उसे 1.5-2 महीने लग रहे थे। उतने में पाकिस्तान भी तैयारी करके बैठ गया कि वॉर आने वाली है। तो उसे 1.5-2 महीने हमें हर जगह से टैंक्स एसेट्स निकालते हुए बॉर्डर तक ले जाते हुए टाइम ही इतना लगा कि उस प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान तैयारी कर चुका कि वॉर आने वाली है। मतलब ऐसा नहीं कि हम उन्हें हरा नहीं सकते थे, पर होता क्या है कि जब तुम सरप्राइज अटैक करते हो तुम्हारे लॉसेस कम होते हैं, दूसरे के लॉसेस ज्यादा होते हैं। तो अभी हमारे भी कैजुअलिटी बढ़ जाती है, तो हमने कैंसिल कर दिया उस चीज को। पर उसके बाद यही सोच आई कि ये तो कभी भी इफेक्टिव पॉलिसी नहीं है कि तुमने डेप्थ में सारे वेपन्स रखे हुए हैं और फ्रंट लाइन पे कुछ भी नहीं है। तो अब इंडिया की जो लेटेस्ट पॉलिसी है वो है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन क्या है कि कुछ आपके एसेट्स ऑलरेडी बॉर्डर प्लेस्ड है, जो इमीडिएट वॉर पे जाने के लिए तैयार है। अगर कभी भी वॉर पे जाना पड़े, उन्हें वॉर के लिए मोबिलाइज किया जा सकता है। वो 5-7 दिन में ही मोबिलाइज हो जाएंगे। आर्मी के लिए 5-7 दिन बहुत इफेक्टिव माने जाते हैं कि 5-7 दिन में आर्मी फोर्स में आ गई है। और वो 5-7 दिन में फिर बाकी जो पीछे एसेट्स हैं वो आगे को मूव करने उतने टाइम में शुरू कर चुके होंगे। तो एक आगे वेव जा चुकी होगी, अगली वेव तब तक तैयार होगी। ये है इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। हमने अपनी नॉर्दर्न बॉर्डर्स और अपनी वेस्टर्न बॉर्डर्स इसी तरीके से तैयार करके रखी है। ठीक है, इसे कहते हैं कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन। तो आपकी अगर आर्मी बेसिस देखोगे, आपके टैंक की रेजिमेंट ये सब कुछ तो यही प्लेस्ड है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि बाकी इंडिया में नहीं है, पर फर्स्ट वेव की तैयारी करके रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि फाइटर जेट यहाँ खड़े ही नहीं है, एयरफोर्स स्टेशन खाली है, फाइटर जेट्स यहाँ पे भी हैं वो, पर फर्स्ट वेव है। सेकेंड वेव उसके बाद आएगी, सीक्वेंस में चलेंगे।
ठीक है, इसे कहते हैं कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन, ये इंटरनल सिक्योरिटी के टाइम आएगी। ठीक है, क्लियर है? तो आज के करंट अफेयर्स डिफेंस में बदल गए, पर ये बेस का नाम याद रखना कहाँ पे है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कारवार भी आ सकता है कि कर्नाटका मेंशन करने के लिए कारवार मेंशन कर दे, कारवार। ठीक है, क्लियर है? तो ये थे आपके आज के करंट।